आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कल हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, उसके लाभ, महत्व, आवश्यकताएं, अर्थ, परिभाषाएं। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ हानियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ दोष हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के साथ साथ अनेक दोष भी हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिकांश लाभ प्राप्त होते हैं जब विभिन्न सहभागी देशों के बीच सहचार्य तथा सद्भावना का वातावरण हो तथा वे देश के व्यापार पर भी किसी प्रकार के प्रतिबंध न लगाए। किंतु वर्तमान समय में देखने में आया है कि कई देश अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के खातिर उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं जिनके साथ उनके गहरे व्यापारिक संबंध होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद विश्व शांति की आड़ में अमेरिका तथा अन्य कई देशों द्वारा अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो हमें हानियां हैं, जो हमें दोष है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें मोटा मोटी 3 प्रकार की हानियां हैं: आर्थिक हानियां, सामाजिक हानियां और राजनीतिक हानियां। सर्वप्रथम बात करते हैं आर्थिक हानियों की। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाते हैं तो हमें पहली हानि यह होती है कि हमारी खनिज संपदा की समाप्ति हो जाती है। हम हमारी खनिज संपदा का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करेंगे, उसका विदोहन ज़्यादा करेंगे, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से खनिज धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। जब पूरे ही खत्म होने लग जाएंगे तो हम फिर क्या व्यापार करेंगे? तो हमारा खनिज पदार्थ समाप्त न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमित मात्रा में किया जाए, यह सबसे बड़ी हानि है। विदेशी प्रतियोगिता से हानि है। पहले तो हम एकाधिकार और खुद अपना व्यापार करते थे। जब विदेशी व्यापार करने लगे तो विदेशी कंपनियों से हमें प्रतिस्पर्धा करनी लगती है। जब विदेशी कंपनियां हमसे प्रतिस्पर्धा करती है तो हम उस प्रतिस्पर्धा में कहाँ तक टिक पाते हैं, यह सोचना बहुत दूर की बात है। तो इसलिए विदेशी प्रतियोगिता से हमें हानि होती है। देश का एकांगी विकास नहीं होता है, सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब सभी राष्ट्रों का उसमें इन्वॉल्वेशन हो जाता है, जिससे हमारा एकांगी व्यापार का नुकसान होता है। प्राकृतिक संपदा का अनुचित शोषण होता है। जो हमें प्रकृति ने दिया है, चाहे खनिज दिया है, चाहे वन दी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण इनका शोषण होने लग जाता है, इनका विदोहन होने लग जाता है। अति उत्पाद होता है, इसके कारण अल्प उत्पाद का भय बना रहता है। जब आज अगर किसी विदेशी राष्ट्र ने माल देने से मना कर दिया, नहीं भेजा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम आत्मनिर्भर देश की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम निर्भर होने लग गए उन राष्ट्रों के ऊपर, तो हमारा अल्प उत्पाद होने लग जाता है। कृषि प्रधान देशों को अधिक हानि होती है, क्योंकि कृषि प्रधान राष्ट्र तो वही, जैसे भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जहाँ की 82% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जहाँ के 78% राष्ट्रीय आय का हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। उन राष्ट्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हमें तो यही उत्पाद करना है, यही उत्पाद बेचना है, जो ज़्यादा होगा उसको भेजना है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहे तो हमारी कृषि का पतन हो जाएगा, हमारा मूल आधार खत्म हो जाएगा। यदि हम सामाजिक हानियों की बात करें तो हानिकारक वस्तुओं का उपयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए हम होली पे रंग की बात करें तो होली में रंग जो पहले भारत में बनते थे वो प्राकृतिक रंग हुआ करते थे, जो शरीर को नुकसान नहीं करते थे। अब जब विदेशी व्यापार होने लगा तब से चाइना से रंग आने लगे और कहीं राष्ट्रों से रंग आने लगे जिसमें केमिकल होता है, जो हमारी त्वचा के लिए खराब है, हानिकारक है। इसी प्रकार से कई मिठाइयाँ हैं, कई केमिकल्स हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल्स जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम में लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले हम सारी चीज़ें नेचुरल वे में बनाते थे, खाद वगैरह सब नेचुरल काम में लेते थे, तो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ये नुकसान होने लगा है। विलासिता के उपभोग बढ़ गए। अब जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ गया, विलासिताएँ बढ़ गई, कारें आ गई सारी, घर में AC आ गए, इस तरह की कुछ ऐसी विलासिता की चीज़ें हो गई जो व्यक्ति का जीवन स्तर तो सुधार रही है लेकिन उसका खर्च भी बढ़ा रही है। उच्च किस्म की वस्तुओं के घरेलू उपभोक्ता वंचित है। जो अच्छी किस्म की वस्तुएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कई बार नहीं मिल पाती है, क्योंकि जैसे एक सेब का उत्पादन भारत में होता है, चाय का उत्पादन भारत में होता है, तो बढ़िया क्वालिटी की जो सेब है, बढ़िया क्वालिटी की जो चाय है, वो तो हम विदेशों को बेचते हैं क्योंकि अच्छे पैसे मिलेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें चाय नहीं मिलेगी, हमें चाय की डस्ट मिलेगी, हमें सेव अच्छी वाली नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं बिकती है वो हमारे बाजार में आएगी, इसका हमें नुकसान हुआ।
ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि सारा उत्पादन मशीनीकृत हो जाएगा, तो देश में उससे भी बेरोजगारी होगी। अनावश्यक खर्चों से उपभोक्ता पर भार बढ़ेगा। अब मैंने कहा टीवी हो गए, एसी हो गए, कार हो गई, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बिजली का बिल, तो इससे उपभोक्ता की परचेजिंग पावर में खर्चा बढ़ गया, जबकि उस प्रपोर्शन में आय नहीं बढ़ी। तो आय और नहीं बढ़ने के कारण व्यक्ति हमेशा तनाव में रहना शुरू होता है। इसके कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। जब आय और व्यय के बीच का अंतर बढ़ जाता है तो व्यक्ति आय के नए नए स्रोत ढूंढता है। जब लीगल स्रोत नहीं हो पाते हैं तो इलीगल तरीके से पैसे कमाने के तरीके अपनाएगा, जिसे हम भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखते हैं। सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। ऐसा करने से हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन की जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यदि हम राजनीतिक हानियों की बात करें तो हमें विदेशों पर निर्भर रहना होगा। जैसे पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर निर्भर है, कुछ नहीं कर सकता चाह कर भी, क्योंकि आज पूरा के पूरा पाकिस्तान अमेरिका की फंडिंग्स पे चलता है, कुछ चाइना की फंडिंग्स पे चलता है, तो वो दोनों राष्ट्रों के ऊपर निर्भर है। हम नहीं चाहते कि इतना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े कि भारत किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर हो। व्यापार के पीछे झंडा होता है। कोई भी राष्ट्र जब माल बेचता है तो पीछे उसके राष्ट्र का झंडा होता है, तो राष्ट्र के झंडा होने के कारण उस राष्ट्र का नाम होता है, न कि हमारा होता है। प्रतिकूल व्यापार की शर्तें होती है जो देश के लिए अच्छी नहीं होती। राष्ट्रों के बीच व्यापार के कारण मनमुटाव भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय द्वेष भी बढ़ता है, संघर्ष भी होते हैं। और जब युद्ध काल की स्थिति आ जाती है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है या देश में युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय सक्सेस और सहयोग नहीं कर पाता है। ये थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। नंबर 1, पारस्परिक संपर्क की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कुछ भी होता है, व्यापारी एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक दूसरे से मिलते नहीं, सारा सब कुछ ऑनलाइन और टेलीफोनिक कॉरेस्पॉन्डेंस से ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ईमेल और माल भेजे जाते हैं, तो उनके पारस्परिक संपर्क नहीं हो पाता। पारस्परिक संपर्क नहीं होने के कारण कई बार ठगी का भी शिकार हो जाता है व्यापारी। व्यापारिक शर्तों के निर्धारण की समस्या होती है। हम जब आमने सामने बैठ के व्यापार करते हैं तो व्यापार की शर्तें होती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी शर्तें होती है, लेकिन उन शर्तों की कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे वस्तु की किस्म के बारे में। अब वस्तु की किस्म कैसी होनी चाहिए? किस्म में 19-20 भी आया तो वो माल को वापस भेज देता, नॉट डेबिट लगा के, डेबिट नोट लगा देगा और कह देगा ये माल हमारे आदेशानुसार नहीं है सर। तो किस्म के बारे में निर्धारण करना भारी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम दूसरे अर्थ में समझने की कोशिश करें। किसी राजस्थान के व्यापारी ने हैंडीक्राफ्ट का कोई प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट का मूल्य 500 रुपये तय हुआ, 500 का वो ऑर्डर दे के चला गया, 500 के ऑर्डर में 100 के एडवांस दे के चला गया, 400 के पैसे डिलीवरी पे मिलेंगे। उसने 500 आइटम्स बनाए, भेजे, वहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद में उसने कह दिया हमारे निर्देशानुसार नहीं थे, माल वापस ले जाओ। अब व्यापारी के लिए उस माल को वापस मंगवाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या भाव पड़ेगा। फिर वहाँ जाने के बाद वो कहेगा कि आप उठाओ, नहीं तो हम यहाँ पे हमारे भंडारण चार्जेज वसूल करेंगे आपसे। तो किस्म के बारे में बिल्कुल क्लियर कट मामला जब तक आमने सामने व्यापारी नहीं होता है, नहीं हो पाता है, बड़ी समस्या आती है। इसी प्रकार साख की समस्या, व्यापारी की कितनी साख है, क्या। हालांकि क्रेडिट साख लेटर होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, बैंकें दे देती है, फिर भी व्यापारी की पूर्ण साख की गारंटी नहीं होती। पेमेंट ऑफ मोड क्या होगा, यानी भुगतान की विधि क्या होगी, उसकी भी क्लियर कट फंडे नहीं होते। मूल्य निर्धारण के संदर्भ में भी कोई दिशा निर्देश सही नहीं होते। अन्य खर्चे वहन कौन करेगा, जैसे पैकेजिंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, इंश्योरेंस का है, इन खर्चों के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है। मात्रा व भार का सत्यापन नहीं हो पाता है कि पैकिंग करते वक्त इसका वजन इतना था, पैकिंग करते वक्त आइटम्स इतने थे, इनका निर्धारण भी नहीं हो पाता। इसके बाद में विनिमय दरों में उच्चावचन की समस्या होती है। अब विनिमय दर क्या होती है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था विनिमय दर। विनिमय दर से अभिप्राय एक राष्ट्र की मुद्रा को दूसरे राष्ट्र की मुद्रा में जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे अमेरिका का $1 भारत के 70 रुपये के बराबर है, तो अमेरिका का $1 और भारत के 70 रुपये, इसका जो निर्धारण किया गया है, ये विनिमय दर है। विनिमय दर प्रतिदिन बदलती है, इसमें उच्चावचन रहता है। तो होता क्या है, जब हम ऑर्डर प्राप्त करते हैं जब विनिमय दर और होती है, जब हम माल बनाते हैं तब और होती है, जब हम माल बेचते हैं तब और होती है।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां बदल जाती है, बाजार में उतार चढ़ाव आ जाता है, उस कारण से विनिमय दर बदल जाती है। विनिमय दर बदलने के कारण डॉलर के बदले मिलने वाले रुपए कम ज़्यादा हो जाते हैं, उससे व्यापारिक को हानि होती है। आर्थिक व व्यापारिक प्रतिबंध की समस्या, कई बार चलते चलते प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं व्यापार में। तो प्रतिबंध लगाने से आपने तो उत्पाद कर लिया, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध लगा लिया, तो आपको समस्या उत्पन्न हो गई। विदेशी मुद्रा में भुगतान की समस्या, अब प्रॉब्लम वही है, आपको किसी दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करना है, आप भारतीय रुपीज़ में बात कर रहे हैं, वो किसी और मुद्रा में बात कर रहा है, अमेरिकन डॉलर में बात कर रहा है, रूबेल में बात कर रहा है, येन में बात कर रहा है, पौंड में बात कर रहा है, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा है, तो उनकी विनिमय दर सबकी अलग अलग है, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। व्यापार की औपचारिकताओं के संबंधी समस्या है। अब व्यापार की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उस फॉर्मेलिटी पेपर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना, फिर उनके ऊपर खरा उतरना, फिर वो माल पहुंचाना, बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत पैनिक होता है। वित्त की समस्या उत्पन्न हो जाती है, आपको माल बना के भेजना पड़ता है, तो पहले आपको पैसा चाहिए, बैंक आप उसके लिए लोन देती नहीं है। बैंक लोन देती है वर्किंग कैपिटल के लिए, बैंक लोन देती है फिक्स्ड आइटम के लिए, परमानेंट आइटम के लिए। उत्पाद करने के लिए वित्त की व्यवस्था खुद को सोर्सेज से करनी होती है, और अगर एक ऑर्डर भी आपका डेबिट नोट में प्राप्त हो गया, यानी वहाँ पहुँचा और उसने लेने से मना कर दिया, तो आपका फाइनेंशियल सर्किल, फाइनेंशियल साइकिल सिस्टम अटक जाता है। हर व्यापारी के पास तरलता की समस्या, लिक्विडिटी की समस्या होती है। पैसा उसके पास तरल में होता नहीं है, किसी व्यापारी के पास पैसा संपत्तियों में होता है, किसी के पास भूमि भवन में, मशीनरी में लगा होता है। तो ज़्यादा तरल मात्रा होती नहीं है, ज़्यादा तरल मात्रा होते से व्यापार में दिक्कत आती है। पैकिंग की बहुत बड़ी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय पैकिंग के मापदंड ही अलग है। अंतर्राष्ट्रीय पैकिंग को करना और उस पैकिंग पे माल पहुंचा देना एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर वही परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, माल को भेजना, बंदरगाह तक पहुँचाना, ड्राइव पोर्ट तक पहुँचाना, फिर उसको वहाँ से लोड कराना, फिर आगे उतराना, सारी जिम्मेदारी का काम बहुत टिपिकल पड़ता है। गोदाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, माल बना तो दिया, जाने में दिक्कत आ गई और कोई समस्या आ गई, तो उसको किस प्रकार से हैंडल आउट करना है। गोदाम बहुत महंगे पड़ते हैं। एक समस्या है राशि पतन की समस्या। राशि पतन का मतलब है डंपिंग। होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पतन एक बहुत बड़ी समस्या है। राशि पतन के अंतर्गत एक देश अपनी वस्तु दूसरे देश में लागत से कम मूल्य पर बेचता है। यानी चाइना अपने यहाँ के प्रोडक्ट, यदि चाइना में ये वो 100 रुपये में पड़ता है, तो भारत में लाके वो 50 रुपये में बेचेगा, ताकि उस देश के बाजार को हत्याया जा सके। ताकि भारत में अगर उसको 50 रुपये में बेचेगा वो सस्ता करके, तो उसका प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में बढ़ेगी। इंडिया में तो उसकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन चाइना में उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत ने यदि कोई प्रोडक्ट बनाया और विदेशों में ले जाके राशि पतन करके बेचा है, तो वहाँ तो वो सस्ता बिकेगा, लेकिन भारत में उसका नुकसान ये होगा कि राशि पतन से जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति बाजार में जो पीछे बची हुई इकाइयाँ जो देश में बेचने चले हैं, उससे ज़्यादा पैसे वसूले जाएंगे। वो 100 में नहीं अब देंगे, अब 150 में देंगे। राशि पतन का घाटा वहाँ से वसूल किया जाएगा। जिस देश में राशि पतन किया जाता है वहाँ उद्योग धंधों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए राशि पतन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। चाइना जो कुछ भी प्रोडक्ट भारत में लाकर बेचती है, वो सारे राशि पतन के कारण होते हैं। जो भारतीय प्रोडक्ट उनके आगे बहुत महंगे नज़र आते हैं, और महंगे नज़र इसलिए आते हैं क्योंकि उसने उसका वैल्यूशन में डंपिंग कर दिया है, उसको घटा दिया है। तो हमारे को तो नुकसान ये हुआ कि हमें सस्ता मिला, ये फ़ायदा नहीं हुआ है। हमारे प्रोडक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गए। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ बताना चाहूँगा। यदि एक छोटे से व्यापार करने वाला जो जूतियाँ बनाता है, मोजरी बनाता है, उसकी अगर खुद की लागत पूछी जाए तो कम से कम 200 रुपये उसकी लागत आएगी, और उस प्रोडक्ट को वो 250 रुपये में बेचेगा। लेकिन उससे अच्छा प्रोडक्ट चाइना का 100 रुपये में आपको उपलब्ध होगा। तो अब उस व्यापारी के सामने समस्या ये आ गई कि 250 रुपये में तो मैं बेचूंगा, इससे कम मेरे बेच नहीं, और चाइना का वही प्रोडक्ट 100 रुपये में अवेलेबल है, तो मार्केट में बिकेगा क्या? चाइना का बिकेगा, उसका बिकना नहीं है। उसका बिकना नहीं है तो उसका व्यापार खराब हो रहा है, उसका व्यापार खराब हो रहा है, व्यापार बंद हो रहा है, वो बेरोजगार हो रहा है। और चाइना ऐसे करते 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 भारतीय लघु उद्योग और घरेलू उद्योग को पतन होता गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, राशि पतन के माध्यम से उस राष्ट्र को भी नुकसान होगा। हमको प्रेजेंट टाइम में फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। क्षेत्रीय गठबंधन बने हुए हैं हर राष्ट्र के,
जैसे भारत जो है, जो खुद एक सार्क ग्रुप का मेंबर है, सार्क साउथ एशिया के जो राष्ट्र हैं उनका ग्रुप का है, तो हर एशिया अलग है, यूरोप अलग है, अमेरिका अलग है, तो आप कहाँ माल बेचोगे? जहाँ माल बेचोगे वहाँ व्यापारिक संगठन बने हुए हैं, व्यापारिक जोखिम की समस्या रहती है, जैसे मार्ग में माल की क्षति हो जाए, क्रेता को भुगतान की है, मूल्य परिवर्तन की जोखिम है, इस तरह से। राजनीतिक जोखिम की समस्याएं हमेशा बनी रहती है, सरकार बदल जाए, सत्ता बदल जाए, कौन सी शर्तें कब लागू हो जाए, तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्न समस्याएं देखी गई। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्याएं देखी गई, इन समस्याओं के समाधान क्या है, इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इनके क्या उपाय या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है उसके लिए हम सर्वप्रथम तो ये कह सकते हैं कि व्यापार निर्देशिकाएं का प्रकाशन किया जाए, यानी पब्लिकेशन किया जाए, ट्रेड डायरेक्टरी बनाई जाए, जिससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मेले लगाए जाएँ, प्रदर्शनियाँ लगाई जाए, यानी ट्रेड फेयर लगाए जाए और एग्जीबिशन लगाया जाए, जिससे कि व्यापारी वहाँ आए, क्रेता विक्रेता वहाँ मिले, सौदे हो और अच्छा रहेगा। किस्म का प्रमाणीकरण हो, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल बेचा जाता है उसकी क्वालिटी पे किस्म का प्रमाणीकरण हो, स्टैंडर्ड का ठप्पा लगाया जाए, सरल व्यापारिक प्रक्रिया अपनाई जाए, प्रभावशाली भुगतान प्रणाली सिस्टम लागू किया जाए, विनिमय नियंत्रण में ढील दी जाए। जो विनिमय नियंत्रण है, विनिमय नियंत्रण का मतलब है एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है, उसमें थोड़ा सा लिबरलाइज पॉलिसी अपनाई जाए, विनिमय दरों में स्थायित्व रखा जाए। विनिमय दरें प्रतिदिन बदलती है, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बदलेगी, तो अनिश्चितता बनी रहेगी, इसको कुछ समय के लिए स्थिर भी रखा जाए, सौदे अग्रिम किए जाए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, वित्तीय संस्थानों का विस्तार किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काम आती है, बीमा सुविधाओं में सुधार किया जाए, हर माल बीमित होना चाहिए, बीमा सेवाओं का विस्तार किया जाए, दूर संचार साधनों का विकास किया जाए, यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध कराए जाए, बंदरगाह गोदाम आदि का विकास किया जाए, मजबूत वित्तीय पैकिंग की जाए, राशि पतन पर प्रतिबंध लगाया जाए, विशेष आहरण अधिकार जिसको SDR बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, उसका विस्तृत प्रयोग किया जाए, आचार संहिता का निर्माण किया जाए, यानी कहने का मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाए कि ये शर्तें होगी, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सफल बनाना संभव नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं और समस्याओं के लिए निम्न सुझाव को यदि लागू किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नए आयाम को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।